हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र नंबर 21 और आज की तारीख है 25 अगस्त 2021। टॉपिक का नाम चल रहा है अम्ल, क्षारक और लवण, जो हमारे लास्ट वर्कशीट से ही चलते हुए आ रहा है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहला कह रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, मतलब अगर हम किसी भी अम्ल को हम किस में डाल दें, जल में डाल दें, मतलब पानी में डाल दें, तो क्या होता है, यह हमसे पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम अम्ल की बात करते हैं कि जब भी हम किसी भी अम्ल को पानी में डालेंगे, पानी का फॉर्मूला H2O होता है, तो वो हमेशा या तो H3O+ आयन उत्पन्न करेंगे या H+ आयन उत्पन्न करेंगे। अच्छा जी, कैसे? अगर हम ये HCl है भैया, इस HCl को मैंने किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया एसिड को, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला तो हमारा क्या होगा, या तो H+ निकलेगा बाहर, H+ को हम और भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं H3O+, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोनियम आयन। यह आपको याद रखना चाहिए। तो जब भी किसी भी अम्ल को पानी में डाला जाएगा तो हमेशा H+ आयन, या हम उसको H3O+ आयन भी बोलते हैं, जिसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, वह बाहर निकलेगा हमेशा और हमेशा। क्लियर हो गया? पर जब जल की अनुपस्थिति होगी, मतलब जब जल नहीं होगा, तब किसी भी अम्ल से आप H आयन को पृथक मतलब अलग नहीं कर सकते हैं। यह आप लोग याद रखोगे। तो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव हाइड्रोनियम आयन से ही दर्शाया जाना चाहिए। ये आपको याद रहेगा। तो जो H+ होता है वो पानी के साथ रिएक्शन जुड़ जाता है, तो कितने H है यहाँ पर? 2 H है, 1 H और जुड़ गया तो कितने H हो गए? 3 H हो गए, और साथ में यहाँ पर प्लस है तो प्लस का यहाँ पर निशान आ गया, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी, इसी प्रकार अगर हम किसी भी क्षार को पानी में डालेंगे, किसी भी क्षार को हम पानी में डालते हैं, कोई भी क्षार है हमारे पास, अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने कहाँ डाल दिया? पानी में डाल दिया, तो हमेशा जो भी क्षार होगा वो हमेशा OH- आयन ही देगा, OH आयन माइनस ही देगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो कोई भी जो क्षार है उसको अगर हम लोग पानी में डाल देंगे, तो जैसे हमारे पास हो गया KOH, तो ये भी क्या निकालेगा पानी के अंदर? OH-। हमारे पास हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी पानी में क्या निकालेगा? OH- निकालेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो पानी में OH- निकालें वो क्षार होते हैं, और जो पानी में H+ या H3O+ निकालें वो अम्ल होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब इसके बाद एक नया टॉपिक यहाँ पर कह रहा है हमसे कि क्या होगा कब, जब अम्ल या क्षारक में जल मिलाएंगे तो क्या होगा। तो आप लोग यह हमेशा याद रखना, जब भी किसी अम्ल में या किसी क्षारक में पानी मिला देते हैं तो वह क्रिया हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें से गर्मी बाहर निकलती है। क्या निकलती है? गर्मी बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का मतलब होता है गर्मी का बाहर निकलना। तो जब भी किसी अम्ल में हम पानी डालेंगे तो हमेशा गर्मी पैदा होगी, हीट निकलेगी। जब भी किसी क्षार में हम जल डालेंगे तो गर्मी पैदा होगी, हीट बाहर निकलेगी, और ऐसी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाई जाएगी। यह आप लोग याद रखोगे। तो इसलिए जब भी हम किसी भी अम्ल में, देखो ये अम्ल है, ये क्या हो गया? अम्ल है, या क्षार कोई भी ले लें, अगर ये अम्ल ले लें या इसको हम बोलते हैं क्षार बोलते हैं, हमने या तो अम्ल डाल दिया, क्षार डाल दिया। क्लियर हो गया? अब अगर हमने भैया इसमें क्या कर दिया? पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी। तो वो रिएक्शन ना बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि जो पानी इसमें जब पैसे पड़ेगा ना, तो वो तेज जो एसिड या अम्ल या क्षार है वो छींटे के रूप में बाहर आएगा। छींटे के रूप में क्या आएगा? बाहर। इसको कुछ इस तरीके से समझो, जब घर में छौंका लगता है ना कढ़ाई में या प्रेशर कुकर में, जब हम छौंका लगाते हैं तेल का और उसमें गलती से पानी के छींटे पड़ जाएं तो तेल बाहर निकलता है ना, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो अम्ल या क्षार में अगर पानी डालेंगे तो वो छींटे की तरफ बाहर आएगा। तो ऐसी स्थिति में सामने वाला जल भी सकता है, और कभी कभी इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी कि जिसमें अम्ल रखा हुआ है ना
वो अम्ल जिस बर्तन में रखा हुआ है वो बर्तन इतना गर्म हो जाएगा कि वो चटक के टूट जाएगा, पूरा आदमी को चोट लग जाएगी, जल जाएगा अम्ल या क्षार से। तो इसलिए जब भी हम लोग किसी भी अम्ल में पानी मिलाएं तो क्या तरीका होना चाहिए, मतलब जल में अम्ल मिलाना चाहिए। जल में क्या मिलाना चाहिए, अम्ल, ना कि अम्ल में जल मिलाओ, ये गलत है भैया। जल में क्या मिलाना चाहिए, अम्ल मिलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जल तो ठंडा है और हम अम्ल को डालेंगे ड्रॉपर से। कैसे डालेंगे हम, ड्रॉपर से, एक एक बूंद। तो जब बहुत ज़्यादा पानी में हम बूंद बूंद करके डालेंगे तो गर्मी क्या होगी, कम पैदा होगी। पहले एक बूंद डालो, फिर जरा सा रुक जाओ, फिर दूसरी बूंद डालो, फिर रुक जाओ, फिर तीसरी बूंद डालो, फिर रुक जाओ। तो याद रहेगा। तो कभी भी अम्ल में जल नहीं डालना है, पर जल में अम्ल डालना है। अब तुम बोलोगे यार अम्ल में जल क्यों डालना है, मतलब अम्ल को हमने पानी से क्यों मिलाना है। तो देखो भैया, हमें जल को क्या करना है, हमें अम्ल को क्या करना है, तनु करना है। क्या करना है, तनु करने का मतलब होता है कि जैसे हमारी चाय है, उस चाय में मीठा बहुत ज़्यादा हो गया, उस चाय में क्या हो गया, मीठा बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो हम क्या मिला देंगे, उसमें जरा सा दूध मिला देंगे। उसमें ज़रा सा दूध मिला देंगे। तो जैसे हम उसमें दूध मिलाएंगे तो चाय कैसे हो जाएगी, जरा सी कम मीठी हो जाएगी, सही वाली मीठी हो जाएगी, ज़्यादा मीठी नहीं रहेगी। तो हमने चाय को क्या कर दिया, तनु कर दिया, मतलब उसके मीठेपन को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। इसी तरीके से हमने दाल बनाई, चावल दाल बनाया दिन के खाने में, दाल में नमक बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसमें पानी डाल देंगे। तो जैसे ही हम दाल में क्या डाल देंगे, पानी डालेंगे, तो दाल में जो नमक का स्वाद था वो ज़रा सा कम हो जाएगा। तो दाल क्या हो गई, तनु हो गई। तो तनु का मतलब समझ में आ गया ना, किसी भी प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम उस चीज़ को तनु कर देते हैं। तो चाय जब ज़्यादा मीठी हो जाती है तो दूध डाल दो, तनु हो जाएगा और मीठा कम हो जाएगा। दाल में अगर नमक ज़्यादा हो गया है तो आप लोग पानी डाल दो, तो दाल तनु हो जाएगी, मतलब कम नमकीन हो जाएगी। क्लियर हो गया, अच्छा जी। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जब भी हम किसी भी अम्ल या क्षारक में पानी मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुकरण। और इस प्रकार वो अम्ल तनुकृत हो जाता है या क्षारक तनुकृत हो जाता है। और इससे और क्या चीज़ बाहर निकलती है, इससे यह चीज़ बाहर निकलती है कि अम्ल या क्षारक में जब भी जल मिलाएंगे तो अम्ल का H3O+ की सांद्रता मतलब उसका कितनी संख्या में है, वो कितनी वो संख्या में, उसे सांद्रता बोलते हैं। और OH- की संख्या कितनी है, मतलब कितने ज़्यादा सांद्रता में, कम सांद्रता में है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाएगी। तो H3O आयन की सांद्रता भी कम हो जाएगी और OH- की सांद्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज़रा सा आप दोबारा से समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि किसी भी अम्ल में या जल में अगर हम पानी मिला देते हैं और उस अम्ल को हम तनुकृत कर देते हैं तो वहाँ पर H3O+ की सांद्रता या क्षार के OH- की सांद्रता कम हो जाती है, प्रति इकाई आयतन कम हो जाती है। यह आप लोग याद रखोगे। क्लियर हो गया बच्चों, अच्छा जी। अब कह रहा है सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, क्यों नहीं चल रहा है, सार्वत्रिक सूचक। तो सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, अब हमको यह पता करना, हमें पता है कि भैया किसी भी जल में अगर किसी भी अम्ल में अगर हम पानी मिला दें तो H3O+ आ जाता है, या जिसको हम H+ भी बोल देते हैं। अगर किसी क्षार में मिलाएंगे तो उसमें OH- आ जाता है। तो अब हमें क्या पता करना है कि कोई अम्ल में कितने H+ आयन हैं या किसी क्षार में कितने OH आयन हैं, मतलब उनकी सांद्रता कम है या उनकी सांद्रता ज़्यादा है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक सार्वत्रिक सूचक। तो ये सार्वत्रिक सूचक क्या करता है, यह एक सार्वभौमिक संकेतक का उपयोग करता है जो कई संकेतों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की अलग अलग सांद्रताओं पर अलग अलग रंग दिखाता है और यह हमें विलयनों में H+ या OH आयनों की सांद्रता जानने में मदद करता है। तो ये कहानी आज की यहाँ ख़त्म हुई। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको दे दिया है, आप इनको करो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप लोग पूछो। ओके बच्चों।
बाय।